वेलकम टू अखंड विद्याश्रम। अखंड विद्याश्रम में आपका स्वागत है। इसमें आज हम कामधेनु द इंडियन डिवाइन काउ गाय माता के बारे में वो वर्णन करना चाहेंगे जो साइंस के माध्यम से, स्पिरिचुअल साइंस से मुझे अच्छी लगती है। अब सबसे पहले ये जो पूरी परिभाषा है अखंड भारत की, अखंड सिंधु है, जो सिंधु की चारों तरफ से जुड़ा हुआ है। अब मेरे जीवन का लक्ष्य, जैसे मैं कह रहा हूँ कि वो इम्पेकेबल विजडम है, अखंडता है, जिसे जान के हम हर चीज़ को जान सकते हैं। और उसका आधार दिव्यांग के ही है, जिसे कुदरत की देन से मैंने 2015-14 के बीच में दुनिया को दिया है। अब उसके आधार पे ही हम पूरी सृष्टि को देखने की कोशिश करेंगे कि ये वही डिज़ाइन है जिससे कुदरत की हर खूबसूरत चीज़ बनाई गई है। और इस अखंड विद्या का एक और लक्ष्य है कि जितनी भी भाषाएं हैं उसको ट्रांसलेट करना या समझना या जानना पहचानना काफ़ी मुश्किल काम है, क्योंकि हर भाषा में शब्दों की कमी है, विचारों में फ़र्क है और काफ़ी एम्बिग्विटी है। एक ही एक शब्द के बहुत से मतलब हैं। अब इन सब के कारण में लोग कैसे समझते हैं, बहुत अंतर हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि जो भी ज्ञान है उसे मैथमेटिकल डिज़ाइन से पहले लेके आएँ, फिर उसे सिंबल में बदल दें। ये जो दो चीज़ें उड़ जाएं, जैसे दिव्यांग का सिंबल है नीचे, वो मैथमेटिकल डिज़ाइन है और उसे ये ग्राफिक प्रेजेंटेशन में मैंने पेश किया है। अब यही कोशिश है कि जितनी भी चीज़ें कुदरत ने बनाई है, कैसे बनाई हैं, वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मंत्र तंत्र और गणित विद्या के माध्यम से ही हम दुनिया में अखंडता ला सकते हैं। यही मेरे जीवन का एक प्रत्यक्ष इच्छा है और कोशिश है, और वही बनाने की कोशिश मैं कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं कि जो सबसे पहले अनमोल पदार्थ कुदरत ने बनाया है सब कुछ बनाने के बाद, वो हाइड्रोजन है, जिसे मैं आदित्य या सूर्य भगवान के साथ मान लेता हूँ। यही वो सबसे छोटा एटम एलिमेंट है जो संपूर्ण है, जिसके बाहर एक इलेक्ट्रॉन है, एक प्रोटॉन है। ये सृष्टि का सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया गया है और 70 ब्रायनिक मास में 75% हाइड्रोजन ही है। और इससे ही डिवाइन केमिस्ट्री शुरू होती है। कोवलेंट वालेंट बनते हैं, मेटल नॉन मेटल के साथ बन जाते हैं और मॉलिक्यूलर फॉर्म में ही पाई जाती है। ये दुनिया में मॉलिक्यूलर फॉर्म में H2 में पाई जाती है और इसका एसिड बेस बैलेंस में अपना ही अनमोल है। ये साइंस का भी मानना है और मेरा भी मानना है। उसी के आधार पे हम कह सकते हैं कि दुनिया के सबसे ज़्यादा अनमोल रसायन है, एटम है, वो हाइड्रोजन है। वही सूर्य है, वही सूर्य में हाइड्रोजन से हीलियम बनती है। वो हमारी अंतरात्मा है, कुंडलिनी है या अदिति है, वो सूर्य से ही बनती है। ये 6000 डिग्री सेंटीग्रेड में, जो मैं दिखा चुका हूँ। सो हाइड्रोजन और हीलियम पहले और दूसरे पदार्थ हैं जो सृष्टि में सबसे ज़्यादा हैं। आगे चलते, जो तीसरा पदार्थ है वो ऑक्सीजन है। वो जल या अमृत के बारे में मैंने दिखा चुका हूँ। अब हम गौ माता की बात कर रहे हैं, तो गौ माता के जुड़े हुए जो फोर्थ ग्रेटेस्ट एलिमेंट है वो कार्बन है, जो बायोलॉजिकल लाइफ के साथ जुड़ा हुआ है। ये चात्म प्रोडक्ट है। हाई ऑक्सीजन अग्नि है, उसकी मात्रा कार्बन से भी ज़्यादा है, मगर इसकी परसेंटेज ह्यूमन बॉडी में भी, हमारे तन में भी 18.5% है। ये इसके बिना कोई भी बायोलॉजिकल लाइफ कुदरत की देन नहीं बन सकती है। कार्बन के बिना कुछ नहीं है। और सबसे पहले जो फर्स्ट मॉलिक्यूल कार्बन के साथ बना है, हाइड्रोजन के साथ मीथेन ही बना है, और उससे ही वो कार्बन डाइऑक्साइड भी बनती है और उससे ही सारी सृष्टि है। और यही चीज़ मैं समझाने की पिछले में कोशिश कर रहा था। जो हमारे इनर प्लैनेट्स हैं, सूरज और एस्ट्रॉयड बेल्ट के बीच में जो 4 प्रोडक्ट थे प्लैनेट्स हैं, नंबर 1 मरकरी है, वीनस है, अर्थ है और मार्स है।
ये जो 4 प्लैनेट हैं, इन सब में शुरू में 97% कार्बन डाइऑक्साइड थी। ये भी जीवन का सत्य है, वो जानना ज़रूरी है। फिर वो 97% कार्बन डाइऑक्साइड में इन 4 में सिर्फ भूमि ऐसी है जिसे कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करके उसे ऑक्सीजन में बदल गया है। वो 21% ऑक्सीजन हो गई है और 78% नाइट्रोजन हो गई है। और नाइट्रोजन भी कार्बन और हाइड्रोजन के मिलने से बनाई गई है, ताकि अगला पदार्थ जो कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बाद जो प्रोटीन में बनता है, उसके लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत है, तो उसे नाइट्रोजन में बदल गया था। ये भी एक खूबसूरत कुदरत है कि कैसे कुदरत को बनाया जाता है, कुदरत ने कैसे देखा है। वही सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन आप पीरियाडिक टेबल में भी देखते हैं। अब आ जाते हैं मीथेन पर। और मीथेन में जैसे मैंने कहा है कि इस पिक्चर को देखिए, का एक कार्बन है जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और उससे 4 और इलेक्ट्रॉन चाहिए हाइड्रोजन से, ताकि वो कंपाउंड बन जाए मीथेन। उसकी पावर 10 हो जाती है और यही 10 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट या ग्रोथ को दिखाते हैं। मीथेन में भी 10 हैं और वाटर में भी 10 है। दो के दो ही इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जिससे शुरू हुई। इसी में ही दिव्यांग को दिखाया है कि 10 स्टेजेस डेवलपमेंट इसी में होने वाली हैं, क्योंकि संपूर्णता जो हीलियम में है वो अंतरात्मा बन जाती है, मगर जिसकी शुरुआत आगे होती है वो नियॉन पर आ जाती है। और नियॉन में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 10 प्रोटॉन्स हैं और 11 न्यूट्रॉन्स हो सकते हैं। 10 भी हैं, 11 भी हैं, 12 भी हैं, वो मैं बात कर चुका हूँ। मगर जब 10 पे स्टेबिलिटी आ जाती है, 4 में अंतरात्मा बन सकती है। जो प्रोडक्ट बने हैं उसमें 10 का होना ज़रूरी है। और इसीलिए शायद कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर जो बनती है मीथेन, उसमें 10 प्रोटॉन्स हैं। वाटर में भी ऑक्सीजन के 8 हैं और 2 हाइड्रोजन के हैं, वो भी 10 बन जाते हैं। अगर देखा जाए उसके आगे भी जो कंसंट्रेशन होगी, जो संपूर्णता लाएगी, वो नोबल गैसेस की तरह ही होनी चाहिए। उसमें संपूर्णता है। चाहे यही हमारे शास्त्र कहते हैं कि जो अनमोल रत्न है वो अंतरात्मा है, आत्मा है, जिसमें हीलियम अंतरात्मा है, नियॉन 21 सोलर सिस्टम की आत्मा है और आदि पराशक्ति आर्गन 40 महा ब्रह्मांड की आत्मा है। और उसके आगे क्रिप्टॉन और जियोन, उनका आधार भी वहीं पे है, मैं दिखा चुका हूँ। जब इस तरीके से हम देखेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि जितनी भी आत्मा हैं वो नोबल गैसेस ही हैं, चाहे वो जीनॉन है, चाहे क्रिप्टॉन है, चाहे आर्गन है, चाहे मीथेन है, जो नियॉन है, या हीलियम 4 है। 5 के 5 जीनॉन, क्रिप्टॉन, आर्गन, नियॉन और हीलियम ही संपूर्ण है। इसलिए उसको किसी काट नहीं सकते, जान नहीं सकते, पहचान सकते हैं। इसलिए वो जानना ज़रूरी है। हर चीज़ उस तरीके से बन के ही स्टेबिलिटी लाई जा सकती है। वही सोडियम और क्लोराइड में भी आप देखेंगे कैसे एटम्स, आयन्स बनते हैं, वो भी देख सकते हैं। इस किस्म की केमिस्ट्री से ही हम सृष्टि को जान सकते हैं। आप देख लें कि मीथेन कैसे बनती है। अब आगे आइए, अगला स्टेप जो है कि मीथेन और एक मीथेन का मॉलिक्यूल और 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जब इकट्ठे हो जाते हैं, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और साथ में ही 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर भी बनते हैं, जो आप ऊपर देख रहे हैं। अब इसमें खूबी ये है कि जो पहला स्टेप मीथेन और वाटर का है वो 10-10 का है। जब आप कार्बन डाइऑक्साइड में आते हैं तो इसमें आप 22 प्रोटॉन देखते हैं। कार्बन 1 है और ऑक्सीजन के 2 × 8 16 हैं और 22 बन जाते हैं। वही दिव्यांग है। अब दिव्यांग को आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, नियॉन 21 में भी देख सकते हैं। मैं समझता हूँ इस केमिस्ट्री को जानने से ये लग जाएगा कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो 10 और 22 के बीच में है, वही दिव्यांग है। अब आगे चलते हैं। अब जैसे मैंने कहा है कि मरकरी, वीनस और मार्स में आज भी 97% कार्बन डाइऑक्साइड है, जो आप आज भी येलो और ऑरेंज कलर से देख सकते हैं। मगर सृष्टि के बनने से पहले या सृष्टि के बनने के बाद अर्थ पे भी, भूमि में भी 97% है।
जो बदलकर आज 21% ऑक्सीजन और 78 में बदल गई है। इसमें आज वो वायलेट कलर नज़र नहीं आता है, जो येलो कलर नज़र नहीं आता है, जो ऑरेंज कलर नज़र नहीं आता है, वो वायलेट जब ब्लू कलर में बदल गया है, क्योंकि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड निकाली गई है और ऑक्सीजन को डाला गया है। अब यही चीज़ें आप पीरियोडिक टेबल में भी देख सकते हैं कि जैसे पहली 3 जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, जो 1 से 3 बने हैं, वो हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन ही हैं। जो इनर सोल है वो हीलियम है। जो फर्स्ट 3 इनऑर्गेनिक मैटर्स विच इम्पॉर्टेंट है वो मीथेन, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, ये जैविक केमिस्ट्री के आधार ही है, जिसे आप पीरियोडिक टेबल में आसानी से देख सकते हैं। तो पहला जो आधार है वो ट्रिनिटी है, त्रिमूल है, त्रिदेवता है। ये भी मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और समझते हैं कि आप ऊपर से सब सृष्टि में बनने के बाद नीचे आ गया था, भूमि पे आ गया था। भूमि में आने के बाद सब सागर में या समुंदर में आ गया था। फिर वहाँ से अमृत को निकालने की कोशिश करने के लिए सब ने एक सांप डाल के डाला गया था। अब उससे एक एक चीज़ें उभर के आई हैं। सागर मंथन से ही आप द्वारा जो सृष्टि के निर्माण है वो सागर से ही शुरू हुआ है। मैं आज भी मानता हूँ केमिकल रिएक्शन भी सागर में हुए थे, और साथ में जितनी बायोलॉजिकल लाइफ है वो भी सागर में ही शुरू हुई थी, गर्म पानी में। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वहीं पे शुरू हुए थे। अब आ जाते हैं उस पिक्चर में जिसमें आप दिखा रहे हैं कि ये 14 चीज़ों का वर्णन किया गया है जो दुनिया मानती है। और इसमें कामधेनु आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड टॉप में जो विष है, हला हला है, उसके नीचे जो पिक्चर है वो गौ माता की है, वो कामधेनु की है। ये जीवन का सत्य है। और इसे ही आगे वशिष्ठ जी को दिया जाता ताकि उनकी आश्रम की समस्या इससे ठीक हो सकती हैं। वो समस्या कैसे ठीक हुई थी, अब हम उसको भी साइंस के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। अब आ जाते हैं ये कम। अब इस पिक्चर में मैंने ऊपर सूर्य भगवान को दिखाया है और नीचे भूमि को दिखाया है और बीच में गौ माता को दिखाया है। जो पहली पिक्चर में मैंने मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड को दिखाया है, मगर जहाँ पे सूर्य भगवान और भूमि के बीच में है, क्योंकि हम अब फोटोसिंथेसिस की बात करने वाले हैं। क्योंकि इसका काम का रोल, कामधेनु का रोल क्या है कि इसने पूरे एटमॉस्फेयर को 97% कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में कैसे बदला है, उसे मेंटेन करने का इक्विलिब्रियम क्या है। जो शुरुआत है वो प्लांट किंगडम से हुई है। जो पहली मिनरल किंगडम में सारे एलिमेंट्स हैं, जो पहली चीज़ बनी थी वो प्लांट किंगडम में है। और प्लांट किंगडम ने ही सूरज की रोशनी में कार्बन डाइऑक्साइड को लिया था और उसे कार्बोहाइड्रेट में बदल दिया था। पानी को लिया था, उसे ऑक्सीजन में बदल दिया था। ये 2 चीज़ें भी हम दिखा चुके हैं, आगे भी समझाने की कोशिश करेंगे। अब जैसे मैंने कहा कि जब ये निकली थी तो ताकि सबकी ज़रूरतें इससे पूरी हो सकती हैं, गौ माता से पूरी। इसलिए हम भारत में गौ माता को बहुत पूजने मानते हैं, क्योंकि इससे वो चीज़ें मिलती हैं जो दूसरी चीज़ों से नहीं मिल सकती हैं। और इसलिए शायद वशिष्ठ जी को दिया था। बाकी कहानी के विषय में मैं नहीं जानना चाहूँगा, आगे चलते हैं। अब शुरुआत स्पिरिचुअल साइंस कंसेप्ट जो कामधेनु के साथ है, मैं आज भी मानता हूँ। मैं कामधेनु को पहले से मीथेन के बारे में ही देखता हूँ, क्योंकि वो पहला प्रोडक्ट है और इसमें ही है। और काऊ डंग में आज भी 61.803% मीथेन है। अब इसे भी प्रूव करने की हम कोशिश करेंगे। आज भी काऊ डंग को या गोबर को फ्यूल की तरह या गैस स्टोव में गोबर गैस के तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। अगर भारत के गांव में आज भी देखिए इस किस्म के चूल्हे आपको नजर आएंगे, और जो गोबर से जो गोबर गैस बनाई जाती है उसे जलाया जाता है। उससे जो गर्मी आ रही है उसमें ही सारे खाने बनाए जाते हैं। तो गोबर गैस का खाने बनाने के लिए कितना अनमोल रत्न है। जी आज हम एलपीजी की बात कर सकते हैं। मैं आज भी समझता हूँ कि नेचुरल गैस जो है वो मीथेन ही है। आज भी हम कुदरत के साथ ज़्यादा बना सकते हैं और गाय माता उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से देख सकती है। ये कुदरत की देन है। शायद इसलिए ही कामधेनु को इतनी मान्यता दी गई है।
अब आ जाते हैं कि ऊपर आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में मीथेन है, और मीथेन और ऑक्सीजन जैसे पिक्चर आप सेंटर में देख रहे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाती हैं जो ऊपर से नीचे आई हैं। जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर जो ग्रास है उसका इस्तेमाल करके उसे सेलुलोज में बदल देता है। मैं आज यहाँ पे बात आ रहा हूँ गाय माता के लिए। जो सेलुलोज है उसका खाना सिर्फ हर्बल एनिमल्स ही कर सकते हैं, गाय भी कर सकती है। ये इंसान के लिए ज़रूरी नहीं है, कार्निवोरस के लिए नहीं है और हर्बीवोरस के लिए नहीं। जो हर्बीवोरस जो एनिमल्स हैं ये उनके लिए है, हम जैसे फ्रक्टिवोरस के लिए नहीं है। जो ग्रास लेने के बाद, खाने के बाद आप उसे सेलुलोज के माध्यम से जो मीथेन में गोबर में बदल देते हैं वो शुद्ध है, और वही 61.8% है, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। आप उसी को बायोगैस जनरेटर में अगर आप डाल दें, एनारोबिक डिकम्पोजिशन होती है मीथेन की, तो उससे ही जो मीथेन बाहर आती है उसका इस्तेमाल आप चूल्हे में कर सकते हैं, और चूल्हे में करने के बाद वही बाद में ऑक्सीजन के बाद मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बन जाता है। यही साइकिल मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें गौ माता का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वही मीथेन गैस बना सकती हैं। ये गोबर गैस यही है, ये मान्यता भारत में शुरू से ही है। मैं बचपन से देखता हूँ, ये साइंस के इतना उड़ने से पहले ही काऊ डंग आज भी विलेज में वैसे ही बनती है जैसे पहले बनती थी, क्योंकि वहाँ पे आसान है, गौ माता हैं, उनका पालन पोषण हो रहा है और उससे हर पूरे भारत में है। ये एक जीवन का एक खास अनमोल चीज़ है जो कामधेनु के साथ जुड़ी हुई है। अब आगे चलते हैं। अब साइंस ने भी रिसर्च की है कि जो काऊ डंग के रिपोर्ट्स हैं उसमें 77.3% लीटर पर किलो ऑफ बायोगैस को मिलता है, जिसमें मीथेन की परसेंटेज 57.23 है। ये मेरा काम नहीं है, ये साइंटिस्ट का काम है। और मैं मानता हूँ जिन गांव के गोबर को इस्तेमाल करके जो रिसर्च की गई है वो इंडियन काऊ कामधेनु नहीं है, और मेरा मानना है कि कामधेनु में 61.83% ही मीथेन होगी, 57% या कम नहीं होगी। मगर ये 57% भी 61 के पास ही है, इतना फ़र्क नहीं है। यही चीज़ मैं समझाने, उसी साइकिल को नीचे मैंने दिखाने की कोशिश है। ये चीज़ें कैसे बनती हैं, कैसे होता है, वो नज़र आ रहा है। अब आगे चलते हैं कि आज भी कुदरत ने, लोगों ने, साइंटिस्ट ने अलग अलग तरीके से एनर्जी का इस्तेमाल बनाना शुरू कर दिया है। और इसमें इस विषय में आज मैं एनारोबिक डाइजेस्टिव सिस्टम की बात कर रहा हूँ, जिसका अनमोल पदार्थ जो इस्तेमाल होता है, जैसे आपकी लेफ्ट साइड के ऊपर में देख सकते हैं, एग्रीकल्चर वेस्ट है, वो है या काऊ डंग है, इसे आप एग्रीकल्चर वेस्ट भी कह सकते हैं। अब उसे डाला जाता है। जब वेस्ट फूड है, वो भी खाना है, उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जब बायोसॉलिड्स हैं, ऑर्गेनिक वेस्ट वाटर जो भी है, इन सब को प्री प्रोसेसिंग के लिए एनारोबिक डाइजेस्टिव सिस्टम में डाला जाता है। ये पहले इकट्ठा किया जाता है, उसके बाद उसे एनारोबिक डाइजेस्टर में डाल दिया जाता है। पहले उसे मिलाया जाता है, मिक्स किया जाता है, उसके बाद उसमें डालने के बाद एनारोबिक, उसमें ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन डालेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, मगर इसमें ऑक्सीजन नहीं है। विदाउट ऑक्सीजन इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि उसको कार्बन डाइऑक्साइड में नहीं बदलना है, उसे सिर्फ मीथेन ही निकालनी है और कुछ नहीं है। क्योंकि मीथेन जब उसमें निकल जाती है, जो नेचुरल गैस है, उसके बाद सारी इम्पोर्टीज ख़त्म करने के बाद उसमें जो शुद्ध मीथेन है, बायोगैस है, उसे आप इलेक्ट्रिसिटी में इस्तेमाल कर सकते हैं, थर्मल यूज़ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्यूल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो चीज़ें फूड प्रोडक्ट रह जाती हैं जिसमें बायोगैस निकाल जाती है और नीचे आ जाता है, उसे दूसरे तरीके से प्रोडक्ट में बदल जा सकते हैं। ये एक खूबसूरत पिक्चर है जो इंटरनेट से ली है, और मुझे लगा कि इसको मान्यता इसलिए है, ये दुनिया देखेगी तो इस पिक्चर को भी मान्यता मिल जाएगी कि कितने अच्छे तरीके से साइंटिस्ट ने वो काम किया है। मैं जिन लोगों ने ये पिक्चर बनाई है, मैं उनका आभार दिखाता हूँ कि उन्होंने अच्छा काम किया है। इसी किस्म की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ही हमें दुनिया के लिए ज्ञान को समझने के लिए ज़रूरी है।
अगर दोबारा मैं समझाऊं, अगर हम गोबर गैस को लेते हैं, जब फूड प्रोडक्ट लेते हैं, जो चीज़ें हैं, जब उसे प्री प्रोसेसिंग में डालते हैं, मिक्स करते हैं, यूनिफॉर्म बना देते हैं, उसके बाद एनरोबिक डाइजेस्टर में जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, उसमें से मीथेन ही आने वाली है। फिर उसकी बाकी इम्प्योरिटी निकाल के जो गैस को आप इलेक्ट्रिसिटी से हम चीज़ें बदल सकते हैं, और जो चीज़ें सॉलिड हैं, लेफ़्ट ओवर हैं, जिसमें से मीथेन निकल चुकी है, बाकी 38 पॉइंट जो भी हैं, आप उसे भी सॉलिड प्रोडक्ट में बना सकते हैं, आगे चल सकते हैं, और लिक्विड प्रोडक्ट भी बना सकते हैं। ये खूबसूरत चीज़ है, इसके लिए मैं जिन्होंने बनाया है उसका आभारी हूँ। आई एक्नॉलेज, मगर मुझे नहीं पता कि किसने बनाया है। तो एनीवे, जो भी है, धन्यवाद। अब आते हैं कि अब गौ ने जहाँ तक गोबर गैस दे के हमें नेचुरल गैस दे दी है, शुरू से ही हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये एलपीजी या पेट्रोलियम, डीजल वगैरह तो बाद में आए हैं, मगर शुरू से ही भारत में गोबर गैस का या लकड़ियों का इस्तेमाल ही गैस के तरीके से किया जाता था। अब आ जाते हैं कि जब दूध है वो दो किस्म का है, A1 है, A2 है। जो कामधेनु या इंडियन काऊ का दूध है वो A2 टाइप है, A1 नहीं है। ये खास है, ये इसलिए खास है कि ये इसकी मात्रा या क्वालिटी या करेक्टरिस्टिक्स या कुदरत की देन माँ की दूध की तरह है। आज भी मैं मानता हूँ कि बच्चा जो पैदा हो रहा है 9 महीने के लिए, उसका पोषण माँ से ही होता है, और आगे 6 महीने के लिए जो दूध बच्चे को पीना चाहिए वो माँ का ही है। उसके बाद जब रिप्लेस करना पड़े तो वो कामधेनु का दूध सबसे ज़्यादा अच्छा है। ये मैंने खुद देखा है, जाना है, पहचाना है। इसलिए कामधेनु को आश्रम की गर्मी खाने बनाने के लिए और खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता। तो मैं आज भी मानता हूँ कि कामधेनु को एक आश्रम के लिए बहुत ज़रूरी है। आज भी हमारे गुरुकुल के जितने भी आश्रम हैं उनमें गौदान का होना ज़रूरी है, गौ का बनाना ज़रूरी है, और गौ का इस्तेमाल उसमें ज़्यादा है। इसलिए गौ माता को कृष्ण का के साथ जुड़ा हुआ है, बस ये सबसे ज़्यादा है। मगर आप नीचे की पिक्चर में आप देखिए कि जो चीज़ इंसान के लिए ज़रूरी है वो ग्लूकोज है। आज भी मैं मानता हूँ ग्लूकोज फ्रक्टोज जो है वो अपने आप में अनमोल कार्बोहाइड्रेट है जिसका इस्तेमाल होता है। मैं तो दोनों को, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों को मानता हूँ। इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि रिफाइंड शुगर मत लीजिए, आप सुक्रोज को लीजिए जिसमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों हैं। और मैं पहले भी बता दिया हूँ कि जब ग्लूकोज भी इस्तेमाल होना शुरू होता है तो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट तक आ जाता है। तो उसी में भी आप ग्लूकोज भी देखते हैं, फ्रक्टोज भी देख सकते हैं। मगर जहाँ पे आप देखिए जो ग्लूकोज को हेक्सोकाइनेस के माध्यम से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदला गया है, पहले वो है। अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट आगे ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में बदल जाता है। फिर वो प्रोसेस से चलने के बाद जो अंत में आप नीचे देख रहे हैं वो दोबारा लैक्टोज में आ जाता है इन कामधेनु की A2 मिल्क में। लेफ्ट से शुरू किया है वो ग्लूकोज है और राइट के अंत में आप लैक्टोज देख रहे हैं। यही एक खूबसूरत चीज़ है। और बीच में गैलेक्टोज कैसे आती है, लैक्टोज कैसे आती हैं, फ्रक्टोज कैसे आते हैं, ग्लूकोज कैसे आते हैं, वो भी दिखा चाहते हैं। जो लैक्टोज है वो गैलेक्टोज प्लस ग्लूकोज ही है। अगर सुक्रोज है तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज है, तो लैक्टोज में गैलेक्टोज पाया जाता है। वही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट U2P बन जाता है एंड वही गैलेक्टोज है। तो इस पिक्चर को अगर आप समझ सकें तो देख सकें कि मॉडर्न साइंटिस्ट ने भी कितनी खूबसूरती के साथ साइंस के माध्यम से दुनिया को दुनिया के प्रोसेस समझाने की कोशिश की गई है। जो जहाँ पे ग्लूकोज है वो इस किस्म के लैक्टोज में है, जो A2 टाइप का है, वो दिखाने की कोशिश की जा रही है। अब आते हैं कि कामधेनु के दूध में खूबियाँ कौन सी हैं। जब जी कामधेनु बच्चे को जन्म देती हैं उसके पास जो पहला दूध निकलता है उसे हम कोलोस्ट्रम कहते हैं।
उसकी खूबियाँ ये हैं कि वो उससे मेटाबॉलिज्म एनर्जी बहुत बढ़िया है, बहुत कंसनट्रेटेड है। मगर सबसे ज़्यादा ये है कि उसमें जितनी भी एलर्जी इम्यूनिटी लोगों को होती है, जानवरों को होती है या इंसानों को होती है, उसका वरिदान है वहाँ पे। उससे एलर्जी और इम्यूनिटी में कंट्रोल हो जाएगा। इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन में भी कमी आ जाएगी। डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए पचाना आसान है। और बच्चे जैसे माँ के दूध को पसंद करते, खाने को नहीं पहन सकते हैं। सिमिलरली अगर कामधेनु का दूध देंगे माँ के दूध के साथ तो और भी अच्छा रहेगा। इसमें और भी उम्र के साथ कैंसर होने के भी चांसेस बहुत कम हैं। और नीचे 4 पिक्चर में आप देख सकते हैं कि 3 में जो पहला कोलोस्ट्रम साइज़ है वो बहुत छोटा है, उसके बाद 5 उधर बढ़ जाता है, फिर 6 और बढ़ता है। उसके बाद 25 दिन के बाद जो येलो कलर में कंसनट्रेटेड है वो बदलते बदलते सफ़ेद में आ जाता है। ये कुदरत की देन ही अच्छे तरीके से दिखाई गई है। मैं आज भी मानता हूँ कि हमारे साइंटिस्ट ने जो काम इस विषय पे किया है वो अनमोल है। हाँ, मैं इतना ज़रूर कहता हूँ कि जो मैथमेटिक्स साइंस इस्तेमाल कर रही है वो गलत है, वो मैन मेड कंसेप्ट है, वहाँ पे दिव्यों की ज़रूरत है। मगर बाकी साइंस जितनी भी है वो अच्छी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और टेक्निकल सब अच्छे हैं, ये सब चीज़ें अच्छी हैं। जब संपूर्णता की बात आती है तो दिव्यांग को होना चाहिए, वहाँ पे मैन मेड में कंसेप्ट गलत है। अब आगे चलते हैं। अब इसको कामधेनु को आगे, दूध को आगे ले जाने के लिए मैं ये कहता हूँ कि सबसे ज़्यादा खूबसूरत प्रोबायोटिक जो है वो आज भी दही है। और दही आप देख सकते हैं, इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा है। जब भी आप एंटीबायोटिक लेकर इन्फेक्शन ले रही हैं, दवाइयाँ ले रही हैं जिसमें प्रोबायोटिक्स या लैक्टोबैसिले कम हो जाते हैं, वो सेहत के लिए अच्छे नहीं हैं। वो चीज़ें वो बनाते हैं जो सेहत के लिए अच्छी हैं। प्रीबायोटिक हो या प्रोबायोटिक हैं, दोनों में कामधेनु दही का इस्तेमाल बहुत अच्छा है। और मेरा अपना भी मानना है कि भारत के ब्राह्मण, खास करके दक्षिण भारत में, दही और चावल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और इसका बहुत लाभ है। और मैं मानता हूँ कि इससे स्लीप अच्छी होती है, क्योंकि इस दूध में ट्रिप्टोफेन बनती है, वो सेरोटोनिन है, वो शांति लाती है। अगर अपने मन को शांत करना है तो आपको दही का इस्तेमाल करना चाहिए। और मैं हर दिन लंच में दही इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये मुझे शांत कर देता है, इसमें संतुलन बन जाता है, मन में कंट्रोल हो जाता है, वो विचारधारा नहीं आते हैं जो वायलेंट हैं। और ट्रिप्टोफेन से ही जुड़ा है, और 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफेन ही सेरोटोनिन है, वो हाइड्रोक्सी ट्रिप्टोफेन है। बस यही सत्य है। अब आते हैं कि एक चीज़ आज दुनिया मानती है कि अगर आपको दुनिया में लड़ाका बनना है, खुद अच्छा प्लेयर बनना है, जो आर्मी में होना चाहिए, ये लड़ाई झगड़े में आपको होना चाहिए, तो आपको नॉन वेजिटेरियन खाना चाहिए, क्योंकि उससे ही मसल बनते हैं। मगर मेरा मानना है कि मैं पक्का वेजिटेरियन हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं नॉन वेजिटेरियन बिल्कुल नहीं खाता, अंडे तक नहीं खाता हूँ। मगर दूध को मैं नॉन वेजिटेरियन नहीं मानता हूँ कि इसे कुदरत ने बच्चों के लिए बनाया है। अगर बच्चों के लिए बनाया है तो बड़ों के लिए भी इसका ज़रूर इस्तेमाल है। मगर प्रोटीन की मात्रा जो आप कामधेनु दूध से बना सकते हैं वो अनमोल है। शायद पूरे भारत में, खास करके नॉर्थ में और पूर्व में और पश्चिम में पनीर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। जो भी खाना होगा उसमें पनीर का इस्तेमाल है। अब जब दूध को, जैसे आप लेफ्ट में देखें, उसका रंग जैसे है, जब उसमें सिट्रिक एसिड या नींबू का इस्तेमाल किया जाता है तो जब बनना शुरू होता है उसका रंग ग्रीन हो जाता है। वो आप देख सकते हैं, जो सफ़ेद था वो ग्रीन हो गया है। जब ग्रीन हो गया है उसमें प्रोटीन मात्रा इतनी अच्छी है, अगर आप डेली खाएंगे, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, अगर आप वेजिटेरियन हैं जिसमें आप ग्रेन का इस्तेमाल करें, चाहे वो राजमा हो, चाहे वो मूंग हो, या कुल्थ हो, या बंगाल ग्राम्स हैं, या बड़े चने हैं, इन सब का इस्तेमाल आप करते हैं, अगर उनकी मात्रा 25% की है, जो अपने आप की इसकी प्रोटीन परसेंटेज बहुत बढ़िया है, और अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं दूध के साथ और इसके साथ करते हैं, तो मैं जितना कह सकता हूँ कि आपकी मसल पावर उतनी ही अच्छी होगी, जो वेजिटेरियन से भी ज़्यादा हो सकती है।
मैं आज भी मानता हूँ, मैं आज भी बेस्ट क्रिकेटर का अवार्ड कोई मुझे पूछे कि कौन है, मैं आज भी यही कहूँगा कि वो कपिल देव है, कपिल देव है, कपिल देव है। वो पक्के ही वेजिटेरियन हैं, मेरी तरह वेजिटेरियन है। आज भी मैं भी 73 उम्र में मेरे मसल ऐसे ही हैं जैसे मैं 21 साल का था, और वेजिटेरियन ही कर पाया हूँ। यही मैं दुनिया को समझाने की कोशिश की कि मसल बनाने के लिए, उसमें शक्ति लाने के लिए नॉन वेजिटेरियन की ज़रूरत नहीं है। एग्जैक्टली वो ख़राब हो जाता, दूसरी बीमारियाँ आ जाती हैं, मगर इसमें दूसरी कोई बीमारी नहीं आती है। आज मेरे भी बायोफिजिकल पैरामीटर 73 ईयर्स में इतने हैं जिससे मैं 21 साल का था। अगर मैं कर सकता हूँ तो मैं समझता हूँ कि दुनिया का हर इंसान इसके आधार पे ही अपने आप को बहुत पावरफुल, ताकतवर, शक्तिशाली बना सकता है। जो जिस्म में भी शक्तिशाली है, मसल में भी शक्तिशाली है, रेड ब्लड सेल्स में शक्तिशाली है, शक्ति में है, और साथ में मन में शांत करके बुद्धिशाली है, ज्ञान विज्ञान प्रज्ञान अखंड तक जाना है, तो आपको वेजिटेरियन ही बनना पड़ेगा। इसमें आप कामधेनु दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं। बस अब A2 के कितने और फ़ायदे हैं मैं वो दिखाने की कोशिश करता हूँ। इंटीग्रेटेड हेल्थ और रीजनरेशन के लिए इसका अनमोल योगदान है। एंटी एजिंग और स्ट्रॉन्ग टीथ के लिए भी ज़रूरी है। इसमें मसल और फिजिकल पावर भी बढ़ती है, माइंड शांत होता है, तुम्हें ताकत आती है, इंटेलेक्ट आती है, बुद्धि आती है, इंट्यूशन आती है। आप कुदरत के साथ, अगर मैं वेजिटेरियन खाकर बिना किसी भी गलत चीज़ के अगर दुनिया को दिव्य इतिहास में पहली बार दे रहा हूँ, आप तो उससे मानिए कि मैं दूध और वेजिटेरियन खाने को ही, सात्विक खाने को ही मानता हूँ, बस, और कुछ नहीं है इसमें। मुझे कभी भी, आप सुन रहे हैं, मैं इस एक्सटेम्पो बता रहा, कोई फटीग नहीं होती है, कोई स्ट्रेस नहीं होता है किसी किस्म का नहीं। मेरी स्किन शांत, सब ऐसी हैं जैसे कि बच्चे की होती हैं, इतनी फ्लेक्सिबल है। ये सब चीज़ें कामधेनु दूध के साथ जुड़ी हुई हैं। इससे ही डिवाइन ऑस्पिशियसनेस भी बढ़ती है, क्योंकि जो शांति आप गाय में देखते हैं, बच्चे उसके साथ सुन रहे, वो गाय कभी बच्चे को नहीं मारती है, प्रेम के साथ रखती हैं, जो ऐसी माँ की तरह ही है। वो भी चीज़ मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और जब ये प्रेम है, श्रद्धा विश्वास है, तो कुदरती बात है कि स्पिरिचुअल इंटीग्रेशन भी एक एक करके आबाद में बढ़ जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आपको कुदरत के साथ जुड़ना है, फिज़िकली हेल्थी होना है, इमोशनली स्टेबल होना है, और फिज़िकली मेंटली मस्कुलर पावर होना है, इंटेलिजेंट होना है, और कुदरत के साथ जुड़ना है, तो आप कामधेनु के दूध के तरीके से, दही के तरीके से, या पनीर के तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, कोलेस्ट्रॉल को इस्तेमाल कर सकते हैं। आप में संपूर्णता आ जाएगी। शायद यही चीज़ मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो सागर मंथन में 14 चीज़ें नहीं हैं, उसमें एक चीज़ कामधेनु है, और कामधेनु के गोबर से मीथेन आती है, और दूध से जो मिलता है वो अनमोल है। शायद इसलिए 14 में से एक चीज़ कामधेनु ही है। वो भी महर्षि वशिष्ठ जी को दी गई थी ताकि उनकी आश्रम की सारी ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं। और खाने बनाने के लिए गोबर गैस है, और पीने के लिए ये सब है, और चाय बनाने में, कॉफ़ी बनाने में, दूध बनाने में, सब चीज़ों में इसका इस्तेमाल हो सकता है। मैं ऐसे भी ऋषियों को जानता हूँ जो सिर्फ दूध ही लेते हैं और कुछ नहीं लेते हैं, और बहुत सच है। मेरी माता जी की बड़ी बहन जिन्होंने आश्रम लिया था गुरुकुल, वो तो उनके लिए पनीर रोज़ खाना, जो दूध पीना बहुत ज़रूरी था। और जो मैंने उनकी उम्र में 70-80 साल के में भी उनकी जो स्किन की त्वचा थी, मुझे विश्वास नहीं होता कि छोटे बच्चों में भी होगी। उनमें वो संतुलन था, वो तेज था जो ओजस तेजस में बदल गया है। और मैं यही जानता हूँ कि जब भी वो मेरे पास रहती थी तो यही कहते, बेटा मुझे दही, दूध, पनीर, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल चाहिए, यही करो, यही मुझे दे दो। मैं उसके आधार पे आज भी मैं इसलिए मानता हूँ कि जो उनसे मैंने सीखा था, उनको देखा था, आज मैं वही चीज़ अपने आप में भी देख पा रहा हूँ। यही जीवन का सत्य है। अब आ जाते हैं इस पिक्चर पे। इसमें मैं अब ज़्यादा बात करने की कोशिश नहीं करूँगा क्योंकि ये संतुलन है, आगे हम देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।